बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो मैंने आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर का सब कुछ कर दिया है, लेकिन एटॉमिक नंबर और मास नंबर से हम और भी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एलिमेंट है, वो है आपके पास x, कोई एलिमेंट है, उसका z भी दिया गया होगा, उसका a भी दिया गया होगा। हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास z उसका जो है वो 4 है और a जो है उसका हमारे पास 8 है। ठीक है, तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? देखो, तो हम इन दो चीज़ों से z और a से क्या निकाल सकते हैं? हम तीन चीज़ें निकाल सकते हैं। देखो, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम निकाल सकते हैं, किससे? z और a से। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी हम निकाल सकते हैं किसी भी एटम के लिए या एलिमेंट के लिए। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों मौजूद है, दोनों गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उनसे एटॉमिक नंबर और मास नंबर, आप उनसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, आप उनसे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को निकाल सकते हो, और आप उससे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे निकलेंगे? देखो, ये इस तरह निकलते हैं। जो आपके पास z है ना, वो बेसिकली आपके पास एक्चुअली जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ही होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। तो जितना आपके पास z होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास z 4 है, तो मतलब ये है कि हमारे पास 4 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, सॉरी। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ? जितना आपके पास z होगा उतने आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। इसमें कोई भी फंडा नहीं है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। चाहे z 100 हो, 1000 हो, 2 हो, 3 हो, 1 हो, जितना z होगा उतने उसके अंदर, उस एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। इसमें और कोई भी बात नहीं है। ठीक है, अगर z आपके पास सपोज जो है वो 10 रहा, तो इसका मतलब है आपके पास 10 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास कितने हैं? 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो z बेसिकली क्या है? जितना आपके पास z की वैल्यू होगी उतने आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अब देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, हमें पता होता है कि न्यूट्रल एटम्स के अंदर, अब हम करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हमें पता चलेगा? देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें पता है कि न्यूट्रल एटम के अंदर, कोई भी एटम न्यूट्रल हो, तो न्यूट्रल एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये न्यूट्रल एटम की बात है। न्यूट्रल एटम के लिए हम लोग इस तरह कर रहे होते हैं। ठीक है, तब अब देखो ना, न्यूट्रल एटम्स, अच्छा, न्यूट्रल एटम क्या होते हैं? जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, वो हमारे पास न्यूट्रल एटम होता है। जिस तरह मैंने ये एटम लिया हुआ है, ये मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है, एक न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम के अंदर z जितना होगा उतने जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर इतने ही होते हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि न्यूट्रल एटम्स के लिए जो z होता है ना, z वो प्रोटॉन्स को भी डोनेट कर रहा होता है, प्रोटॉन्स को, और न्यूट्रल एटम्स के अंदर प्रोटॉन हमेशा ही बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए अगर z लिखा जाए, तो वो z हमें दो चीज़ों के बारे में बताएगा। एक तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए हमें इंफॉर्मेशन देगा कि कितने हैं, दूसरा वो उससे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी पता चल सकता है। लेकिन ये चीज़ जो है, ये सिर्फ न्यूट्रल एटम के लिए आप इसको ऐसे करेंगे। अगर कोई एटम आयनाइज्ड हो, तो फिर उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करना, फिर ये इस तरह नहीं होगा। फिर उसके अंदर z और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर जो है वो z के ऊपर इस तरह नहीं होते। फिर उसमें क्या होगा? उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अगर कोई एटम ऐसा हो कि उसके ऊपर चार्ज हो, वो या केटाइन हो या एनाइन हो, ठीक है, तब उसके लिए आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं होते। इस वजह से आप इलेक्ट्रॉन को उस केस में z से डोनेट नहीं कर सकते। ठीक तक है ना? अब ये चीज़ है हमारे पास। अच्छा, बात को समझो, बात कंफ्यूज हो रही है? अच्छा, चलो मैं इसको मिटाता हूँ, आपको बताता हूँ। देखो, इधर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि न्यूट्रल एटम्स के लिए
न्यूट्रल एटम्स के लिए जो Z होता है ना, Z, वो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इंफॉर्मेशन देगा। जितनी Z की वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे किसी भी न्यूट्रल एटम्स के लिए, और जितना आपके पास Z होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन ये कब होगा? ये आपके पास न्यूट्रल एटम के लिए होगा, न्यूट्रल एटम्स के लिए। अगर आपके पास कोई एटम ऐसा है कि वो चार्ज्ड एटम है, चार्ज्ड एटम है, तब उसके लिए Z जो होगा वो आपको सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो शो करेगा। वहाँ पे Z आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो नहीं करता। यहाँ पे न्यूट्रल एटम के लिए Z जो है वो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी देगा। लेकिन अगर चार्ज एटम हो तब Z से आपको क्या पता चलेगा? Z से आपको सिर्फ उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पता चलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता नहीं चलेगा। तो देखो, जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ था ना कि आपके पास Z क्या है, Z आपके पास 4 के बराबर है। तो चूंकि मैंने न्यूट्रल एटम मैंने कंसिडर किया था, तो इस वजह से मेरे पास 4 जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 4 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 4 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4 है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास न्यूट्रल एटम है। अब देखो, कोई मैं कंसिडर कर लेता हूँ, सोडियम को कंसिडर कर लेता हूँ, इसके +1 होता है ना सोडियम के ऊपर। तो ये मेरे पास चार्ज एटम है, चार्ज एटम है। अब चार्ज एटम के लिए इसका जो Z होता है वो आपको दिया गया होता है। Z इसका कितना होता है? इसका Z 11 होता है। तो अब Z का ये मतलब है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सिर्फ 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 नहीं होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 11 नहीं होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे? उससे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली निकल चुका है, यहाँ +1 है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 होंगे। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वो 10 होंगे, 11 नहीं होंगे। तो Z जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप कंसिडर नहीं करेंगे व्हेन यू हैव चार्ज्ड एटम लाइक दिस वन। लेट सपोज कोई और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखो, मेरे पास Mg है, मैग्नीशियम है, तो ये न्यूट्रल एटम है। इसके लिए Z कितना होता है? मैग्नीशियम के लिए Z जो होता है, Z मेरे पास 12 होता है मैग्नीशियम के लिए। तो यहाँ ये मेरे पास कितना है? इसके अंदर प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन्स भी 12 है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी 12 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 12 है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल है। अगर इस Mg को मैं चार्ज केस में ले लूँ, +2 के फॉर्म में ले लूँ, तब इसका जो Z होगा वो तब भी आपके पास 12 ही होगा। लेकिन इसके यहाँ पे इसका जो Z होगा वो आपको बताएगा कि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने? प्रोटॉन्स 12 है। लेकिन वो आपको कभी भी ये नहीं कहेगा, आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि इलेक्ट्रॉन्स भी 12 है। नहीं, ये गलत बात होगी। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर 10 है। क्यों 10 है? क्योंकि इधर +2 आया हुआ है। अब देखो, +2 क्यों आता है? जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे किसी भी एटम से, तो वहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रल होते हैं। अब आपने क्या किया? उसी एटम से जो कि पहले से न्यूट्रल था, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो बराबर थे, उससे आपने क्या किया है? सपोज ये है, तो अगर ये में बस न्यूट्रल एटम है, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, तो क्या होता है? देखो, एक ये रहेगा और एक ये रहेगा, ये इसके साथ कट हो जाएगा, इसके साथ कट हो जाएगा, ये इसके साथ, और एक प्लस रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया हुआ है। तो वो ऐसे हम +1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये कि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन की जो अमाउंट है वो एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे Mg+2 के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया है, तभी इसके ऊपर +2 आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स अभी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। और एक बात और याद रखें, हम ना तो प्रोटॉन्स को गेन करते हैं ना प्रोटॉन को लॉस करते हैं, सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन को जो है लॉस किया जाता है, ठीक है ना, एटम के अंदर। क्योंकि बात ये है, प्रोटॉन्स की जो ट्रांसफ़र और लॉस और गेन ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो सिर्फ ही न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर पॉसिबल होता है।
ऐसे यहाँ पे न्यू केमिकल रिएक्शंस के अंदर कोई भी प्रोटॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होते। सिंपली जितनी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं मोस्टली यही होता है कि इलेक्ट्रॉन ही गेन होता है और इलेक्ट्रॉन ही लॉस होता है। प्रोटॉन्स की हम गेन और लॉस के बारे में हम नहीं बताते, ठीक है, वो नहीं होता। वो बाज़ रिएक्शंस के अंदर इस तरह हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही गेन हो रहे होते हैं और लॉस हो रहे होते हैं। तो मेरा जो मकसद ये था कि Z जो है वो आपको प्रोटॉन्स नंबर और न्यूट्रॉन्स नंबर बताएंगे, ठीक है, लेकिन वो आपके पास न्यूट्रल एटम के लिए यही बात होगी। अगर आपके पास कोई भी चार्ज एटम हो, देखो मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ, ऑक्सीजन के लिए -2 ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी Z कितनी है, Z इसके जो है वो 8 होता है, 8, हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Z जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो है ही, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 नहीं होंगे, वो कितने होंगे, वो 10 होंगे, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हुए हैं। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्ज एटम के लिए Z जो है वो आपको क्या करता है, वो आपको सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का बता रहा होता है।